अरे वो जंगल में घूमता था नंगा हो गया आदमी, उसको थे क्या डिस्ट्रैक्शन? उसके पास तो स्क्रॉल करने के लिए भी नहीं था कुछ, वो बस क्या करता था, शिकार करता था। एंड ही वॉज कंप्लीटली फोकस्ड। शिकार करना है, परिवार बढ़ाना है। कोई टेंशन ही नहीं था, शिकार करो परिवार बढ़ाओ, शिकार करो परिवार बढ़ाओ, बस और कुछ था ही नहीं। आज अपन ने क्या कर लिया है, आज अपन ने हर एक कदम पर एक नया डिस्ट्रैक्शन पाल के रखा है कि मेरे टी शर्ट से सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे चश्मे पहनने से सामने वाली क्या सोचेगी, मेरे बटन खुला रखने से क्या होएगा, बटन बंद करने से क्या होएगा, मेरे हेयर स्टाइल से क्या होएगा, मेरे मोबाइल से दुनिया क्या सोचेगी, मेरे शूज कैसे होने चाहिए, मेरे बाल कैसे होने चाहिए, ये सबसे अपन डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। सो द पॉइंट इज, परिवार बड़ा मत करो, गलत डायरेक्शन में मत जा हितेश, तू गलत इंस्पायर हो रहा है बेटा। जाने दे बेटा, वो क्या बोले कुछ भी बोले, अपने क्या करें। You have to remember that only and only focus, patience and consistency will lead to success. Focus, patience, consistency. Focus, patience, focus, patience, focus, patience, focus, razor sharp focus होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, रिजल्ट के लिए तत्पर मत हो जाओ, रिजल्ट आएगा आएगा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए मत सोचो, पेशेंस रखो, सबर का फल मीठा होता है, अपने बड़े बुजुर्ग बोल के गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सबर किया तो मीठे मीठे फल मिले। तो सबर का फल मीठा है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एंड जो काम आप करने के लिए बने हो, वो बार बार लगातार कंसिस्टेंटली करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा। सी, यू आर ऑल बॉर्न टू शाइन, you are all born to do something extraordinary, you all are born so that you can bring a smile on your parents face, और उसके लिए ये 1.5 महीना बहुत क्रूशियल है। फोकस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल लीड टू दैट स्माइल, और उससे बड़ा कोई रिजल्ट नहीं है। 90% पे भी वो स्माइल अगर नहीं आया तो रिजल्ट किसी काम का नहीं है, लेकिन 75% पे भी अगर पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल है तो वो रिजल्ट सक्सेस है। And how that comes, so it comes only when they see you gradually growing, they see you gradually working hard. अगर वो देख रहे हैं कि यार इसकी तो लाइकी 50% की नहीं थी, लेकिन ये मेहनत किया 1.5-2 महीना, और वो मेहनत से ये 75 तक पहुंचा है, तो उसके चेहरे पे स्माइल आएगी आएगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये तो 80 वाला था, इसने मेहनत ही नहीं किया, और 60 लेके आया, तो वो दुख भी ना छुपाते रहेगा और झूठी नकली हंसी हंसता रहेगा, और वो किसी का नहीं होना चाहिए। और उसके लिए फोकस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। टुडे वी आर हियर फॉर येट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आवर इकोनॉमिक्स पेपर। एंड जैसा भी पिछले लेक्चर्स के अंदर अपन ने क्वेश्चन 6, 5 और 4 कंप्लीट किया, आज के सेशन में हम आगे बढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सुपर हिट क्वेश्चन। मेजॉरिटी बच्चों का ये क्वेश्चन, एक बोलते ना कि या तो इसमें सोरठ लग गया, लॉटरी लग गई तो पूरे 12 मार्क्स, और कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पे कम मार्क्स भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है
जिसके बारे में आम तौर पे इकोनॉमिक्स के सब टीचर्स एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा। अगर आप खाली लिमिटेड नॉलेज लेके जाओगे ना तो क्वेश्चन नंबर 3 सबके बस की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3 अटेम्प्ट करने हैं, एक 4 मार्क का है, 4 3s are 12 मार्क्स। 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली 8 मार्क के क्वेश्चन से तो छोटा ही है, मगर उसके लिए पढ़ना बहुत सारा है। यही कैच है और कुछ कैच नहीं है। पढ़ना बहुत सारा है, कौन सा आएगा वो मालूम नहीं है। जैसे अपने 8 मार्क के क्वेश्चन में पता चल जाता है कि लॉ तो आएगा ही, ये 5 टाइप्स वाला क्वेश्चन तो आता ही है, नेशनल इनकम में से आएगा ही, लेकिन यहां पे तो कुछ भी आ सकता है और इसलिए यहां पे थोड़े फंसने के चांस होते हैं। बट पिछले 3-4 साल के पेपर देखोगे तो बहुत रेयरली कोई फंसा है। अब जैसे यहां पे आप देखेंगे तो ये येलो शीट मैंने इसलिए खोला है कि आपको मार्किंग स्कीम समझ में आए। एक्चुअली मार्किंग स्कीम बहुत कॉमन है, 4 मार्क्स है और 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एक्सपेक्ट्स या एनी एग्जामिनर और मॉडरेटर एक्सपेक्ट्स यू टू राइट 4 पॉइंट्स। मतलब 4 पॉइंट लिखा, 4 मार्क मिलेगा, लेकिन एवरी टीचर एडवाइजेस टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स। आप देखो सैंपल आंसर में भी अभी फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्वेश्चन है तो उन्होंने कितने पॉइंट्स लिख के दिए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर 1, होमोजीनियस प्रोडक्ट 2, फ्री एंट्री एग्जिट 3, सिंगल प्राइस 4, परफेक्ट नॉलेज 5, परफेक्ट मोबिलिटी 6, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 7। उसने 7 पॉइंट दे दिए। ये 7-8 पॉइंट उसने दिए है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एटलीस्ट 4 तो लिखो। बट मेरा एडवाइस क्या, और हर ज्यादातर इकोनॉमिक्स के टीचर यही बोलते हैं, 4 मार्क के लिए 5 से 6 पॉइंट होना ही चाहिए, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। उससे ज्यादा लिखोगे ना तो टाइम मैनेजमेंट हिल जाएगा और तुमको मार्क्स तो मिलने वाले 4 ही, उससे ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, ज्यादा फेकोलॉजी ठोकोलॉजी में नहीं लगना है। ये आंसर बहुत स्पेसिफिक है, ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है और इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट संभालते हुए इसको लिखना है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 मिनट पर आंसर। कितना मिनट? 10 मिनट पर आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आधा घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आधा घंटा, 30 मिनट्स में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाना चाहिए और होता भी है। majority of the times, today also we will see that majority of the times in this particular question types, features, scope, importance वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। फीचर स्कोप इंपॉर्टेंस टाइप्स, फीचर स्कोप इंपॉर्टेंस टाइप्स, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो वाला पार्ट। माइक्रो वाले इकोनॉमिक्स वाले जो पहले 5-6 चैप्टर है ना, उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो फीचर टाइप स्कोप इंपॉर्टेंस वाले ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग से थोड़ा बड़ा पढ़ाई की है तो आप याद करोगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, याद है, टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये फेमस क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और पिछले कुछ सालों से तो बोर्ड ने और ज्यादा सिंपल भी कर दिया है। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड ये बहुत टाइप रहेंगे, तेरे को 4 ही लिखने बोल रहे हैं। यूटिलिटी के फीचर बहुत सारे हैं, मिसिस भिड़े पूरा बड़ा आंसर है, लेकिन वो बोलता है 4 ही लिख। तो बोर्ड खुद चाहता है कि तू उतना लिख के मोकड़ा हो जा और फटाफट कंप्लीट कर पेपर। गेटिंग इट? मार्क स्कीम जो है, मार्किंग स्कीम, उसके अंदर स्पेसिफिकली कहीं पे भी बोर्ड ने कुछ बोला है क्या कि 1 मार्क इसका 1 मार्क उसका? नहीं, बोर्ड ने खाली बोला एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स, दिख रहा है? और कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइन है क्या एग्जामिनर के लिए? कुछ भी नहीं, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। तो बोर्ड ने यहां पे आपको एक सहूलियत भी दिया है कि लिखो, इसका इतना मार्क्स, उसका इतना मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं।
4 पॉइंट लिख, अच्छे से लिख, 5-6 पॉइंट लिख, अच्छे से लिख, 4 मार्क मिले। देयर इज नो स्पेसिफिक बाइफर्केशन की 1 मार्क अग्री डिसअग्री का, 3 मार्क्स इसका, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे बहुत सारे लोगों को 2.5 मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है, 1.5 मार्क मिलता है। एग्जामिनर अपनी समझ के हिसाब से, और बच्चे ने कौन सी समझ के हिसाब से लिखा है या फेंका है, वो पढ़ के मार्क्स दे देते हैं। बहुत रेयर केसेस में इधर 0 मिलेगा। अगर आपने एकदम फालतू और कुछ भी लिखा है जो आंसर से रिलेटेड ही नहीं है, तो ही 0 मिलेगा, वरना यहाँ पे मार्क्स 1, 1.5, 2 तो मिलता ही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने तो आज तक किसी को 0 नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास एकदम वेवर्ड पेपर आया है, तो उसको तो पूरे सब में 0 है तो ही 0 है, वरना कहीं ना कहीं तो मार्क्स दे ही देता हूं। और मेरे जैसा ही एग्जामिनर्स चेक भी करते हैं। तो समवेयर और दी अदर आई कैन रिलेट एंड टेल यू दैट यहां पे 0 बहुत रेयरली मिलेगा। आपने पॉइंटर्स और हेडर्स भी करेक्ट लिख दिए तो भी 1 मार्क देते हैं टीचर्स, इतना कंसिडर करते हैं। मतलब आपको अंदर का माल मसाला मटेरियल नहीं याद आ रहा है, आपने पॉइंटर्स ही लिख दिया खाली लास्ट क्लास में, तो भी 1 मार्क मिलता है। एंड वंस अगेन आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन दैट ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक इन टाइम मैनेजमेंट। एकदम कट टू कट लिखो, और स्टार्टिंग में जब आप ये अटेम्प्ट करोगे, when I was a student I attempted question 1 then question 6. I have always checked paper जिसमें टॉपर लोग भी यही करते हैं, क्वेश्चन 1 उसके बाद 6, उसके बाद क्या करने का वो आपके ऊपर। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर्स में 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सॉरी 2 पे खत्म। समझे क्या? मतलब पूरा सीक्वेंस वो लोग उल्टा लेते। बहुत सारे लोग क्वेश्चन 1 और 6 लिखते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5 लिखो। आपको जैसा जमता है वैसा लिखो। मेरा एडवाइस है क्वेश्चन 1, 6, उसके बाद 2, 3, 4, 5। तुम बोलोगे क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि क्वेश्चन 1 में तूने अच्छा ही लिखेगा, ऑब्जेक्टिव्स ही तो लिखना है, लास्ट क्लास में इधर उधर देख के भी लिख ही लेगा। क्वेश्चन 6 तो तू स्टार्टिंग में भरा पड़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के घुसा है, वही आ गया, तूने भर भर के लिखा ही है। क्वेश्चन 2 है ना, ये गेम चेंजर है, उसमें डिस्टिंग्विश है, जो सबको राइट ही मिलेगा। स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आते ही है। तो वहां पे ना पेपर चेक करने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद तुरंत अगर डिस्टिंग्विश है ना, तो पेपर चेक करने वाला बिजी भी हो जाता है, उसको मालूम है ये तो राइट ही है, अच्छा राइट ही, तो उसका हाथ भी बैठ जाता है पेपर चेक करने में। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। क्वेश्चन 1, 6, फिर 2, 3, 4, 5। अब 2 लिखा तो उसका मूड सेट हो गया चेक करने का, उसको समझ में आ गया तुम्हारी औकात क्या है। डिस्टिंग्विश देख के तो सबका समझ में आ ही जाता है। और उसके बाद जब तुम 3 लिखते हो ना, तो उसका माइंडसेट मार्क्स काटने का नहीं रहता। ये जनरल टेंडेंसी है, और इसीलिए क्वेश्चन 6 के बाद 2 और 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको ठीक लगता है, लेकिन 1 और 6 तो पहले लिखना ही है। अब यहां पे ज्यादातर क्वेश्चन फीचर्स के आते हैं। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे मार्च 2024 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। अगर आपको याद रहेगा, आंसर का नाम है CID। CID आप वही यहां पे लिख दो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट, और एक और है कॉम्पिटिटिव। इजी हो गया, कोई भी लिख सकता है। अ वेरी इजी वन टू चूज। मतलब अगर ये क्वेश्चन आया और तूने ये नहीं लिखा तो तू पागल है। तेरा चॉइस ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कंफर्म 4 मार्क किधर मिलेगा, तो ऐसे नल्ले क्वेश्चन में तो मिलेगा ही। ये तो सबका चॉइस होना चाहिए। थोड़ा पढ़ के गया तो भी ये तो अच्छे से ही लिख सकता है। डायरेक्ट डिमांड, भाई इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर ऑफ गुड्स व्हिच सैटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, thus it is the demand for consumer goods, demand for consumer goods, demand for indirect demand, इसका opposite है। indirect demand is also known as derived demand, syllabus में आ चुका है।
It refers to demand for the factors of production, rent, wages. ये रिवॉर्ड है ना, किसका रिवॉर्ड है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का डिमांड जो होता है वो कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड डिमांड। फिर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड की। कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम है एक साथ साथ साथ, एक साथ साथ साथ, एक साथ। दोस्तों, when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, satisfy a, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगाए जाएं तो उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। और दोस्तों, इसका भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कार एंड फ्यूल। आखिर में कंपोजिट डिमांड, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। एक वस्तु बहुत सारे यूजेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेवरल यूजेस। इट इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस। इतना ही लिखने का क्या आंसर? वो एक बचा हुआ पॉइंट क्यों बचाने का? एक ही बार 12वीं देने वाला है ना, लिख डालना वो एक पॉइंट भी। तो यहां पे भले नहीं दिया है लेकिन तुम वो पांचवा पॉइंट लिखो। क्या है पांचवा पॉइंट? कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या है कॉम्पिटिटिव डिमांड? इट इज द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। एग्जाम्पल में शुगर एंड जैगरी, याद है, टी एंड कॉफी। तो ये अपना आसानी से आंसर देखो। नेवर ओवरराइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कंट्रोल बहुत जरूरी है। फेकोलॉजी पे आपको अपने आप को बांध लेना है कि मेरे को 5 पॉइंट से ऊपर जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, और हर पॉइंट 3 लाइन बस। समझा मंथन? हर पॉइंट कितना लाइन? 3 लाइन, और लिखने का कितना? मैक्सिमम 5, उससे ऊपर लिखना ही नहीं है। कितना भी अंदर से आ रहा हो फेंकने का, लेकिन नहीं फेंकना है। अल्फ्रेड मार्शल थोड़ी बनने का अपने को 4 ही मार्क्स की उसकी औकात है, उतना ही देने का उसको। समझा? आगे बढ़ते हैं 2024 का अगला सवाल। एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो, ये मैक्रो में से निकाला वो लोग ने, और ये पेपर्स करवाने का रीजन भी ये है कि आपको आइडिया आ जाएगा कि हर क्वेश्चन टाइप में थोड़े क्वेश्चन माइक्रो के रहेंगे, थोड़े क्वेश्चन मैक्रो के रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन माइक्रो वाले पार्ट से था, डिमांड, तो अभी ये कैपिटल मार्केट 9th चैप्टर से आया। फाइनेंशियल स्कैम्स होते रहते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैव रिजल्टेड इन इररिपेयरेबल लॉस फॉर द कैपिटल मार्केट। Besides this, it has also led to public distrust and loss of confidence. लोगों का भरोसा खत्म होते जा रहा है, और इसीलिए फाइनेंशियल स्कैम एक बड़ा प्रॉब्लम है। 4 प्रॉब्लम से एक तो लिख दिया। दूसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, झोल झपाटा करते हैं, एक दूसरे को खबरें पहुंचा देते हैं, प्राइस की रिगिंग करते हैं। Insider trading means buying or selling of security by someone who has access to non-public information. ऐसा व्यक्ति जिसके पास अंदर की खबर है, वही बाय सेल करवा रहा है या कर रहा है खुद। ये तो गलत है, पर ये बड़ा प्रॉब्लम है। देन इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब आज की तारीख में सबको इक्विटी चाहिए, सबको शेयर्स चाहिए, लेकिन डिबेंचर्स नहीं चाहिए। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत कमी हो रही है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। There is not much trading in debt security due to narrow investor base, high cost of issuance, lack of accessibility to small and medium enterprise. सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, छोटे एंटरप्राइजेस डेट में रिस्क नहीं लेते। Lastly, decline in the volume of trade, कल भी देखा था अपन ने। Lack of information efficiency, पहले जितनी इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी होनी चाहिए उतनी है ही नहीं। लोगों को जानकारी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है शेयर बाजार के बारे में। जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, उतना ज्यादा लोग खरीदेंगे शेयर्स और सिक्योरिटीज। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड लास्टली, इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी में मार्केट इज सेट टू बी इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट इफ कंपनीज स्टॉक प्राइसेस इनकॉर्पोरेट ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू करंट प्राइसेस।
करंट प्राइसेस में सब मार्केट का सिनेरियो अगर एड्रेस होता है तो ही वो इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट है, वरना वो इनएफिशिएंट और कमजोर मार्केट बन जाता है। ये 5 पॉइंट समझ रहे क्या? प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट चैप्टर कौन है रूही? नाइन्थ चैप्टर है। नाइन्थ चैप्टर डील्स विथ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट ये देश का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट है और उसमें कमियां हैं, उसमें प्रॉब्लम है। कौन से प्रॉब्लम है? उसमें फाइनेंशियल स्कैम्स होते रहते हैं, तो लोगों का भरोसा जा रहा है, इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी कम है, इसके अलावा ट्रेड में डिक्लाइन हो रहा है और डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत कम होते जा रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग की वजह से ये मार्केट में लोगों का भरोसा कम होता है। प्रॉब्लम्स मतलब नेगेटिव, बुराई कर, समझे? नेक्स्ट 2024 का अगला क्वेश्चन सबसे फेमस, फीचर्स ऑफ मिसेस, जो भी 10 में से आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट आते हैं वो लिख दो। मल्टीपर्पस है, यूटिलिटी, रिलेटिव सब्जेक्टिव है, याद आ रहा है? बी से बेसिस ऑफ डिमांड याद है, फिर एच से हाइपोथेटिकल है, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंडेंट है, डी से डिफर है, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम, बहुत पॉइंट हो गए। तो ये आंसर आ गया तो बोनस है अपने लिए, अपने को तो आता ही है। हर पॉइंट में 2 लाइन और एग्जांपल, 2 लाइन और एग्जांपल। ओके, देखो फिर एक मैक्रो का आ गया भाई, 2024 ही चल रहा है। एनी 4 रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सर डीजी। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या सूची? सरकारी खर्चा। क्वेश्चन क्या है? सरकारी खर्चा बढ़ क्यों रहा है? आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम, वो बोलता है कि भाई डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रही है, घड़ी घड़ी इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन कराते हैं तो पैसा लगता है और इसके लिए एक्सपेंस बढ़ रहा है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, यार इंक्रीज हो रही है सरकार की एक्टिविटीज। पहले की सरकार खाली लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी पे ही ध्यान देती थी, आजकल की सरकार हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा है। इसके लिए एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग। देन हमारा डिफेंस का खर्चा भी बढ़ रहा है, याद आ रहा है क्या आंसर? डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब क्या? मिलिट्री पे बहुत खर्चा कर रही है सरकार, वॉर तो हो नहीं रहा है, मगर इन पीस टाइम ऑल्सो सरकार हैज टू स्पेंड ऑन द डिफेंस बिकॉज कंडीशंस बहुत वॉलेटाइल है। कभी भी कोई भी देश हम पे हमला कर दे तो हमें भी रेडी रहना पड़ेगा ना, हम पुरानी लकड़ी लेके लड़ने थोड़ी जाएंगे। हमारे पास भी AK-47 होना चाहिए, हमारे पास भी नए हथियार होने चाहिए। एंड दैट इज व्हाई एवरी गवर्नमेंट डज डिफेंस एक्सपेंडिचर एवरी ईयर इन एवरी बजट, और इसीलिए हमारा खर्चा बढ़ रहा है। अगला खर्चा बढ़ने का कारण है महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ रही है, उसका असर आम आदमी पे होता है तो सरकार पे भी होता है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट पहले सस्ते में देती थी, अब कॉन्ट्रैक्टरों ने भाव बढ़ा दिया है क्योंकि उनके जो गुड्स है उनका भी महंगाई बढ़ी है। तो somewhere or the other inflation is also one of the reasons because of which the public expenditure is increasing. Then rapid increase in population, आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने की वजह से दोस्तों there is increase in expense, लोगों को ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ रही हैं, उन तक ज्यादा सुविधाएं पहुंचानी पड़ रही हैं, and because of this the expense is increasing. आखिर में डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले बाढ़ आती थी, भूकंप आता था, लोग मर जाते थे। डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशंस होने लगे हैं, लोगों तक मदद पहुंचाई जाने लगी है। समवेयर और द अदर गवर्नमेंट हैज प्लान्ड कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके लिए पैसा लगता है ना, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पैसा लगता है, हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचने में पैसा लगता है, बहुत एक्सपेंस होता है। एंड दिस ऑल्सो हैज इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है क्या? एंड लास्टली ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी बढ़ रहा है। गांव में लोग कैसे भी रह लेते बेचारे, सुविधाओं की कमी में भी जी लेते हैं,
मगर शहरों में हमें लाइट चाहिए 24 घंटा, हमें पानी चाहिए 24 घंटा, हमें घर में पानी चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, हमें सारी सुविधाएं चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, एंड ऑल दिस रिक्वायर्स मनी। तो सरकार को ये सारी चीजों पे खर्चा करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई आवर पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ग्रोइंग। क्वेश्चन क्या है? व्हाई देयर इज ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? मैंने 8 पॉइंट दिया, आप कोई भी 5 लिख सकते हो। आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी। चलिए 2024 में आखिरी क्वेश्चन, 4 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मजा आ गया है। सी, योर चॉइस मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं 2024 में एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या चुनता भाई? मैं एक चुनता, टाइप्स ऑफ डिमांड चुन लेता, फिर मैं भाई यूटिलिटी चुन लेता 2, और भाई फीचर्स ऑफ मैक्रो तो मैं छोड़ू ही नहीं। तो 3 तो आसानी से मिल गए ना भाई। समवेयर और द अदर द चॉइस मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, और बाद में टाइम मिला तो एक आध एक्स्ट्रा लिख सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज वाइजली। देखो कई आंसर ऐसे होते हैं जो अपने को टेम्प्ट करते, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी लिख देता हूं ना, ये भी पढ़ा है, लेकिन आपको वो टाइम पे 2 मिनट का पॉज लेना है और सोचना है कि यार कौन सा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिले, कौन सा लिखने से ज्यादा। आपको हो सकता है कैपिटल मार्केट वाला आता हो, आपको हो सकता है यार सर डीजी आता हो, लेकिन आप सोचो ना यार, पूरा गांव, पूरा जिला, गरीब लोग महाराष्ट्र के, सब मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखेंगे रे। मेरे जैसा पेपर चेक करने वाला 250 पेपर में ना ऐसा फटफट बात करते करते मैक्रो इकोनॉमिक्स राइट मार रहा है, अचानक से वहां आना उसके सामने आ गए सर डीजी, वो 4 बार वो पेपर देखेगा। नहीं पढ़ने वाला रहेगा ना तो भी देखेगा, सर ये आंसर लिखा है इसने, देखो जरा साले ने सही लिखा है कि नहीं, फिर तो वो देखेगा ही ना। सो चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैक्रो माइक्रो जैसा क्वेश्चन आता है, यूटिलिटी जैसा, तो लिखना ही है, क्योंकि पूरा लॉट लिखने वाला है वो आंसर। वहां पे एग्जामिनर इतना फ्री थोड़ी है कि चेक करेगा किसका अच्छा है, देखो उसको ही मार्क्स, अरे सबका ही अच्छा है, सबको मार्क्स देना है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल चूजिंग कि जो बेस्ट आंसर है ना वो ही लिखना है, और फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस और टाइप से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट इज व्हाई आई प्रेफर दैट अगर आपने पहले 5-6 चैप्टर अच्छे से किए हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर कप ऑफ टी वेरी इजीली। पहले 5-6 चैप्टर में से 3 तो आ ही जाएंगे, 100% आएंगे, आएंगे रे। So I don't need to explain this, okay? We'll go to the next paper. 2023. Importance of microeconomics. BFF पे. See, micro, macro. Only thing which can rip you off. एक ही चीज आपको चीर के रख देती है, वो है घाई करना। हमारे मराठी में ना एक बहुत बड़ा वाक्य है, अति घाई संकटात पायी। अति घाई संकटात आणि एम हाय। रिमेंबर, बहुत बार ये हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूं मैं ना, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, ये याद रखो, ये हो चुका है इसलिए बोल रहा हूं, ये फैक्ट्स है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव मेड दिस मिस्टेक। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो पूछा है, मैक्रो लिख दिया, मैक्रो पूछा है, माइक्रो लिख दिया। ये घाई है, खुशी है,
बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको लग रहा है इसकी माँ का यही है, और उसने भर भर के लिख फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो भी पढ़ते नहीं और दूसरा लिख देते यार। पूरा आंसर करेक्ट है लेकिन जीरो ही देना पड़ेगा ना उधर, क्योंकि साले तूने पढ़ा ही नहीं, माइक्रो पूछा था तूने मैक्रो लिख दिया, मैक्रो पूछा था तूने माइक्रो लिख दिया, एंड देन देयर इज नो स्कोप यार, उधर जीरो ही देना पड़ेगा। तूने कितना भी डेकोरेट करके पूरा लिखा हो, कितना भी अच्छे से प्रेजेंट किया हो, इट इज नॉट वर्थ इट। So you have to be very very specific when there is a question of micro macro। दो बार देख लो, माइक्रो ही है ना फिर लिखो, मैक्रो ही है ना फिर लिखो, तुमको आता दोनों है, कॉन्फिडेंटली लिखो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो पूछा है बीएफएफ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। These decisions are related to determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit। और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसमें एफ से फ्री मार्केट इकोनॉमी है, बी से बेसिस ऑफ वेलफेयर, एफ से फॉरेन ट्रेड और पी से प्राइस डिटर्मिनेशन, ई से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। बीएफएफ पे, बीएफएफ पे, बीएफएफ ये क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Who will tell me importance of macroeconomics? Importance of macroeconomics. क्या परफेक्ट लेंस, क्या सिया। चलिए 2023 देख रहे अपन, पहला क्वेश्चन आता है ऐसा मैं समझता हूं, मतलब ज्यादातर लोग पहला वाला अटेम्प्ट करेंगे। आप देखो यहां फंसने वाली चीज है, पूछा माइक्रो से ही है, पूछा माइक्रो से ही है, मगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। माइक्रो में भी डिफिकल्टी है ना, और उसने दिया है रेशियो और परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के, 3 मेथड्स। पहला रेशियो और परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल आउटले मेथड, और तीसरा पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। और अपने को पूछा गया है पहला वाला रेशियो और परसेंटेज मेथड। While writing such a particular answer, the formula becomes very important। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, अच्छे से ब्रैकेट में लिखो और इसका मीनिंग अच्छे से लिखो। 2 लाइन में मीनिंग लिखो, 1 लाइन में फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला एंड मीनिंग विल डू द थिंग। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ और नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में भी कुछ और नहीं दिया है, तो आपको सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन अच्छे से देना है, मीनिंग अच्छे से लिखना है, फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, बस। सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ट्रिकी, कम लिखना है और 4 मार्क्स। सो समटाइम्स 4 मार्क्स पूरा भी दे सकता है देने वाला, और कई बार वो काट भी सकता है मार्क्स। मेरे जैसा स्टूडेंट इसको तो छोड़ ही देगा। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, आपको आता है तो लिखो, बट आई विल ऑलवेज अवॉइड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक आई कैन राइट बेटर इन सम अदर क्वेश्चन। जैसे माय फेवरेट 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये मैक्रो का है लेकिन इजी है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम आता है सबको, आदर्श आता है कि नहीं? बोलेगा थोड़ी देर बाद, उधर से बोलेगा। तो 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। बोला VFMN, VFMN के अंदर हमें V से वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, F से 2, M से 2, N से 2, F से 2 फाइनेंशियल ईयर और फ्लो,
इसके अलावा M से 2 मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और मनी वैल्यू, और N से नेट एग्रीगेट वैल्यू और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट एग्रीगेट वैल्यू और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट एग्रीगेट वैल्यू और नेट इनकम फ्रॉम। तो मैंने पहला वाला लिखा इंपॉर्टेंस और ये लिखा बराबर। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम्स काय काय, मैं ये क्यों बता रहा हूं, 2024 में भी आया था कैपिटल मार्केट का प्रॉब्लम, यहां पे मनी वाला, मतलब 9th चैप्टर से भी आता है। टिक मार्क कर लो भाई, 9th चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं। 9th चैप्टर भी उतना ही जरूरी है जितना नेशनल इनकम जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना डिमांड एनालिसिस जरूरी है। और मैं इसलिए हर लेक्चर में बोलता हूं 1 2 3 7 8 9 1 2 3 7 8 9 1 2 3, इसमें से आपको पूरे पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। 1 2 3 7 8 9 से ही इकोनॉमिक्स का पेपर बनता है, और इसलिए 1 2 3 7 8 9 जड़ी बूटी बन जाता है। देखो यहाँ पे भी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन आ गया है। 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मनी मार्केट यहाँ पे आया है। ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, delay in technological upgradation, shortage of funds, seasonal fluctuations, lack of financial inclusion, ये सारे पॉइंट्स बुराई करते हैं मनी मार्केट की, और ये बताते हैं कि किस तरह से आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे बैंक्स नहीं है, जहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं। गेटिंग इट? समवेयर और द अदर मनी मार्केट इज गुड, it helps in providing shortage funds या short term funds, मगर because of these problems and unorganized sector, एक organized sector भी, एक unorganized sector भी है, because this unorganized sector is there, the dual structure creates a problem of money market. Next, वाह, 4 exceptions of law of DM, 3 मिल गए ना, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो मिल गया, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम मिल गया, और ये मिल गया। अगर आपने प्रॉब्लम नहीं लिखा तो आपको ये आंसर तो मिल ही जाएगा, लॉ तो पढ़ के गए ही हो। और मैंने ये पिछले कुछ सालों में नोट किया है कि लॉ ऑफ डीएमयू 8 मार्क के लिए नहीं आया है, एंड दे हैव यूज्ड लॉ ऑफ डीएमयू इन दिस क्वेश्चन, many a times they have used it as a 4 mark question, क्योंकि पूरा पढ़ के गया ही रहता है तो एक्सेप्शन यहां पूछ लेता है। और एक्सेप्शंस के अंदर या अजम्पशंस के अंदर से 4 मार्क आपको मिल सकते हैं। एच मैप इज अवर शॉर्ट कोड, हॉबीज, माइजर, मनी, एडिक्शन एंड पावर। सबको याद है ये? एक बार जरूर रिवाइज करना। हॉबीज, माइजर, मनी, एडिक्शन एंड पावर, ये एक्सेप्शंस बहुत फेमस है डीएमयू के, और ये इसलिए हैं क्योंकि ये किसी न किसी अजम्पशन को वायोलेट करते हैं, हर एक, एंड दे आर नॉट रियल एक्सेप्शंस। एवरी एक्सेप्शन वायोलेट्स सम और द अदर अजम्पशन। स्पेशली रैशनैलिटी वाला तो बहुत ज्यादा वायोलेट होता है। 23 में भी 3 मिल गए एवरीवन। सी, आपको चॉइस अच्छे से करना है बस। 5 में से 3 हर स्टूडेंट कर पाएगा अगर उसने बहुत सिंपल और बेसिक पढ़ाई भी की है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और अभी तो मैंने प्रूव किया आपको 2 पेपर्स में कि खाली माइक्रो का भी पढ़ के गए तो 3 तो लिख ही लोगे, लेकिन ऐसा मत करो। 1 2 3 7 8 9 पढ़ के जाओ। अभी तक के दोनों पेपर में एक पैटर्न है, तुम लोगों ने नोट किया कि नहीं आई डोंट नो, 2 मैक्रो के 3 माइक्रो के, बट हो सकता है 3 मैक्रो के आ जाए कभी और 2 ही माइक्रो के आए, और इसीलिए 1 2 3 7 8 9 3 इधर के 3 इधर के आने ही चाहिए। जब तू 3 इधर के 3 पढ़ के जाएगा ना तो तू कॉन्फिडेंट रहेगा कि तू बैलेंस बना ही लेगा, फिर वो डिस्टिंग्विश में हो, ऐसे 4 मार्क के आंसर्स में हो या 8 मार्क वाले लॉन्ग आंसर्स में। तुमको माइक्रो और मैक्रो का बैलेंस बनाना है इकोनॉमिक्स में,
किसी एक हिस्से को ही पढ़ूंगा ये तो गलतफहमी निकाल ही दो। तुमको आगे के 5 भी पढ़ने हैं, पीछे में से भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन नंबर के अंदर कुछ ना कुछ यहां का भी होगा, कुछ ना कुछ वहां का भी रहने वाला है। लास्ट पेपर देख लेते हैं 22। वाह, स्कोप ऑफ थियरीज है, 4 थियरी आई थिंक, theory of income and employment, theory of general price level, theory of growth and development and macro theory of distribution। तो ये तो अपना चॉइस है ही, ये तो अपन लिखेंगे। एक और चीज आपने नोट किया रहेगा कि पहले चैप्टर से क्वेश्चन है ही। यू गो होम एंड चेक अदर पेपर्स ऑल्सो। मैंने 3 पेपर दिखाया तो ऐसा बैठ मत जाओ, और 1-2 पेपर देखो और उसमें भी ये पैटर्न को जज करो। यू आर बिग इनफ टू जज द पैटर्न नाउ कि कौन से चैप्टर से आया है बार बार। सी द नेक्स्ट वन, वेरी इजी वन, सबको आता है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली पूछा है भाई। बैरियर्स टू एंट्री, प्राइस मेकर, सिंगल सेलर, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, आगे के 2 तो पढ़ा भी नहीं मैंने, तुम भी नहीं पढ़ना, पहले 3 ही मिल गए तो देयर इज नो स्कोप ऑफ बाकी पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करो। मेरे को 3 तो आते, अच्छे से आते। मोनोपोली भी कड़क आता है एकदम अच्छे से, यूटिलिटी भी आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है। So it is all about your choice and your preparation and the way of writing. Practical difficulties in national. I think if you have studied the 7th chapter, you will get this one also. VIP CID, तुस्सी VIP। अगर ये 8 मार्क में नहीं पूछा तो इस तरह से बोर्ड यूज करता है उसको। 4 मार्क के लिए बोलता है 4 लिख, 4 डिफिकल्टी लिख और खत्म कर। समझ में आ रहा है? Ratio method of measuring. One more point proved here that methods वाले क्वेश्चन भी इधर आ सकते हैं, टाइप्स आ सकते हैं, मेथड्स आ सकते हैं। अब मेथड और कहां पे है सोचो, नेशनल इनकम में भी मेथड है। नेशनल इनकम में है ना, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो उसमें भी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, समझे? तो प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड आ सकते हैं और नेशनल इनकम के मेथड भी पूछ सकते हैं। डन 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 डन, तीनों पेपर समझ में आया। सबसे मेन टेकअवे, सबसे मेन की इंपॉर्टेंट टेकअवे इज दैट हाउ मच टू राइट। तो 4 मार्क के लिए मेक योर ब्रेन और ट्रेन योर ब्रेन इन सच अ वे दैट यू कैन राइट 5 to 6 पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स? 5 to 6 पॉइंट्स। एंड स्टडी 1 2 3 7 8 9, 1 2 3 7 8 9, 1 2 3 7 8 9 पढ़ के फिर कोई भी रैंडम पेपर इंटरनेट से उठाओ, प्रैक्टिस पेपर उठाओ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो आज। 1 2 3 7 8 9 पढ़ो और कोई भी रैंडम पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लिख सकता हूं क्या, ये खुद टेस्ट करो अपने आप को, तो औकात मालूम पड़ेगा। तो मालूम पड़ेगा 5 में से 3 आते हैं क्या। और ऐसा 1-2 पेपर और देख लो, जैसे अपन ने देखा ना अभी 3, तो अपने को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार क्वेश्चन नंबर 3 तो कभी भी पूछ ले बोर्ड वाला, लिखूंगा ही। ये तुम्हारे 12 में से अगर 10 भी तुमको दिला देता है, 9-8 भी दिला देता है, तो भी इट इज अ विक्ट्री, तो भी इट इज अ विक्ट्री ना यार, क्योंकि तुम 3 पूरा लिख रहे हो। 3 भी देगा तो 9 मार्क्स तो दे रहा है। सो इट इज अ विक्ट्री इफ यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। देखो अब तक इकोनॉमिक्स में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 4 3 देखा। अब अगले लेक्चर में आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन ऑब्जेक्टिव्स। तो अपना
इकोनॉमिक्स का जो है वो काम हो जाएगा एंड आई फील दैट एवरीवन शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. टुडेज टास्क इज टू मेक श्योर 1 2 3 7 8 9 में से फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, टाइप्स वाले, मेथड्स वाले क्वेश्चन कितने हैं वो टिक मार्क करो और उस पर टूट पड़ो, वो पढ़ो, सो दैट यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन नंबर 3. कुछ भी पूछ ले बोर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 3 तो अपन कर ही सकते हैं. इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कल सुबह तक आ ही जाना चाहिए. आज को जो भी टाइम बचा हुआ है उसको एकदम फ्रूटफुल बनाओ. तुम डेली के टास्क डेली नहीं करोगे ना तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा और फिर तुमको ऐसा लगेगा अरे अभी तो ये भी बाकी है, अरे अभी तो ये भी बाकी है. रोज का रोज अपने आप को टारगेट दो. प्लीज, मुसीबतों से भाग जाना आसान होता है, मुसीबतों से भाग जाना आसान होता है. हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने से कुछ नहीं मिलता इस जहां में, और डरने से कुछ नहीं मिलता इस जहां में. जो डेयरिंग करता है उसी के कदमों में जहां होता है. So now is the time to dare. Now is the time to work hard. Now is the time to study well. Thank you very much. Bye bye. Take care.